हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 9 में आज हम एक नया चैप्टर आरंभ करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो एक एकांकी होगा। क्या होगा? एकांकी। एकांकी का मतलब होता है एक अंक वाली। ये इसका सामासिक विग्रह भी है, समास विग्रह भी है। एक अंक वाली जिसको हम द्विगु समास के अंतर्गत लेते हैं। कोई आप देख सकते हो कि हिंदी में नाटक लिखे जाते हैं। नाटक में कई अंक होते हैं, 2, 3, 5, 7 अंक हो सकते हैं। लेकिन उसी नाटक का अगर एक ही अंक हो या एक ही अंक में किसी भी विचार को व्यक्त करने का जो तरीका होता है वो एकांकी के अंतर्गत लिया जाता है। और हमारी एकांकी का शीर्षक होगा रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो हमारी इस एकांकी के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। उनके जीवन के बारे में जान लेते हैं, उनका परिचय जान लेते हैं। उसके बाद हम एकांकी के बारे में जानेंगे और फिर अपना मूल पाठ पढ़ेंगे। सन 1917 से लेकर के 1978 तक का उनका जीवन काल रहा है। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है एक स्थान, उसमें हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहे। बचपन से ही देखो, जिस चीज़ में रुचि होती है बच्चा आगे बढ़ करके वही कार्य करता है। और उसी का एक उदाहरण है कि जगदीश चंद्र माथुर है, उनकी रुचि नाटकों में थी। इस कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और स्वयं अभिनय भी किया है। आगे चलकर यही शौक सृजन में परिणत हो गया। परिणत मतलब बदल जाना, बदलना। सृजन यानी निर्माण करना, ठीक। तो धीरे धीरे यही शौक निर्माण करने में, किसका? एकांकियों का या नाटकों का निर्माण करने में बदल गया। शौक, रुचि जिसे कहते हैं। शौक यानी रुचि, वही रुचि नाटकों की ओर उनको ले गई। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए एकांकी और नाटक भी लिखे हैं। देखिए, अलग अलग प्रकार के नाटक एकांकी होते हैं। ऐतिहासिक, सामाजिक, समसामयिक, राजनीतिक वगैरह वगैरह। ऐतिहासिक नाटकों का अपना अलग स्थान है। तो ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए कुछ एकांकी लिखे हैं, नाटक लिखे हैं। उनके कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी भी चर्चित रहे हैं। कुछ प्रमुख कृतियां हैं कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, ये सभी नाटक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भोर का तारा, ओ मेरे सपने, ये एकांकी संग्रह हैं। इनमें लेखक द्वारा लिखी हुई बहुत सारी एकांकियां हैं। अब हमारे चैप्टर के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। रीढ़ की हड्डी जो हमारा शीर्षक है एकांकी का, इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकी है। मूल विषय है जो लेखक ने उठाया है वो है समाज में स्त्रियों के प्रति आज तक जो रूढ़िवादी मानसिकता लिए हुए लोग हैं वो किस प्रकार से अपनी मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं और स्त्रियों को कमज़ोर समझते हैं, घर की वस्तु समझते हैं। इसी पर लेखक ने अपनी एकांकी के माध्यम से प्रहार किया है, करारी चोट की है और स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया गया है कि अगर स्त्री शिक्षित होगी तो वो कितने प्रकार से, किस प्रकार से आत्मविश्वासी दिखेगी और साहसी दिखेगी। इसी को उन्होंने अपनी इस एकांकी में दिखाया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी एकांकी को, मूल पाठ को। रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर अपने रचनाकार हैं। देखिए किस प्रकार से एकांकी में प्रारंभ में ही जो रंगमंच होता है उसकी सज्जा के बारे में बताया जाएगा। तो लेखक कहते हैं कि मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है
वो हम रंगमंच पर सजाएंगे, क्योंकि ऐसी एकांकियों को हम फिल्मा भी सकते हैं, दर्शा भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। ठीक है, तो मामूली तरह से सजाया हुआ एक कमरा होगा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे एक अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। लगभग 45-50 साल के उम्र के व्यक्ति लग रहे हैं जो इस कमरे में आ रहे हैं। एक तख्त को, तख्त लकड़ी का होता है, सब जानते हैं, बैठने का, उसको पकड़े हुए हैं, पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आ रहे हैं। मतलब उस तख्त को उस कमरे में डाला जा रहा है। तख्त का दूसरा सिरा उसके नौकर ने पकड़ रखा है, नौकर है घर का। तो हमें हमारे दो पात्र मिल गए हैं। शुरू करते हैं एकांकी। बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर कहता है बिछा दूं साहब। बाबू जो घर का मालिक है वो जरा तेज आवाज में कहता है और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या। बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है, बिछाने के लिए तो बहाया है। तो जैसा कि नौकरों के साथ होता है वैसा ही हाल है। घर का मालिक है, वो नौकरों पर अपना रोब जमाते हुए कह रहा है। जब उसने कहा कि बिछा दूं, बिछाने का मतलब आप समझ गए होंगे, चादर बिछानी है वहाँ पर, तो उसने कहा बिछा दो भाई। और आगे परमात्मा की यहाँ अकल बट रही थी तो तू क्या कर रहा था, देर से पहुंच गया था क्या कि सारी अकल बट गई और तू रह गया। बिछा दो साहब। और क्या करेगा भाई, इतना पसीना बहाया ही क्यों है, बिछाने के लिए तो बहाया है। नौकर बेचारा तख्त पर चादर बिछाता है और ही हंसता है अपने मालिक के इस प्रकार के कमेंट सुन करके। बाबू कहता है, मतलब मालिक कहता है, हंसता क्यों है, अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। कल से मतलब मिट्टी का बर्तन, एक प्रकार से छोटा सा मटका। तो कहता है कि हमने जवानी में खूब कसरतें की हैं, मिट्टी के मटकों से नहाए हैं लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर, यूं, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। अब देखो कहा क्या है, चद्दर लेके आनी है, दरी लेके नहीं आनी। ठीक है, धोबी के यहाँ से जो आई है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करता है, मेज के ऊपर जो कपड़ा सजाया जाता है। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं साफ सफाई के उस झाड़न से। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है, गुदुमी रंग, छोटा कद, घर की मालकिन का। चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। चेहरे हाव भाव से पता लग गया है कि काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह बिल्कुल डरा हुआ, सहमा हुआ सा नौकर आ रहा है, खाली हाथ। और बाबू साहब जिनका नाम है राम स्वरूप, याद कर लेना, बाबू साहब का नाम क्या है, राम स्वरूप, घर के मालिक का नाम। और मालकिन का नाम क्या है, प्रेमा। दो नाम हमें मिल चुके हैं। ठीक, अब नौकर आया वो भी खाली हाथ, और ऊपर हमने पढ़ा था कि चद्दर और दरी मंगवाई थी, साथ में धोती। ठीक है, धोती नहीं, धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है, धोती का तो कारनामा अब होगा शुरू। सुने, बाबू साहब यानी राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। किधर, दोनों तरफ, पत्नी की तरफ भी और नौकर की तरफ भी। प्रेमा कहती है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। अब राम स्वरूप कहता है, धोती, क्वेश्चन मार्क, मतलब धोती तो उसने मंगवाई भी नहीं, जरूरत भी नहीं है। हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने, राम स्वरूप ने कहा। धोती मांगी किसने है, यही तो कह रहा था रतन। वो रतन यानी रतन कौन है, नौकर।
तीन पात्रों के नाम, राम स्वरूप घर का मालिक, प्रेमा घर की मालकिन और रतन घर का नौकर। बोले यही तो मांग रहा था, ये रतन की धोती दो। राम स्वरूप बिगड़ कर कहता है, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। अब उसने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है वो लाना, और उसे सुना धोती लानी है, और वो धोती मांगने चला गया अपनी मालकिन से। मालकिन गुस्से में आई काम छोड़ करके, और कहा अभी अभी तो धोती बदल करके आए हो, अभी धोती की जरूरत कहाँ पड़ गई पति परमेश्वर जी। तो उसने कहा अरे किसने मांगी? बोले ये रतन कह रहा है। तो उसने कहा क्यों बे रतन, तेरे कान में डांट लगी है क्या? किसने मांगी तेरे से धोती? धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है वो मांगने के लिए कही, उल्लू कहीं का। प्रेमा कहती है अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन कहता है और दरी? दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है, ले ले। ठीक है, हो गया फैसला, ले आए दरी और चद्दर, मान लो। राम स्वरूप खुद ही दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। बीबी जी घर की बेटी और हमारी एकांकी की मुख्य पात्र, अभी मुख्य पात्र तो आना बाकी है, ठीक है। उसके कमरे से क्या लाना है? हारमोनियम। हारमोनियम तो आप जानते ही होंगे, ठीक, सितार है। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछा देते हैं। प्रेमा कहती है लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए? नाराज? क्यों नाराज है भाई? कोई तो कारण होगा नाराजगी का, चलो जानते हैं किस कारण नाराज है। राम स्वरूप कहता है मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दवा हो, किस रोग की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। पकड़ में आए हैं? कौन लोग? भागे जा रहे थे क्या? नहीं नहीं, सुनिए। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना भाई। मुश्किल से रिश्ते के लिए लोग पकड़ में आए, बेटी के रिश्ते के लिए। पुराने ज़माने में ऐसा ही होता था, आज के ज़माने के जैसा नहीं कि अच्छे रिश्ते के लिए लड़के वाले फिरते हैं, नहीं। पहले लड़कियों के रिश्ते के लिए लड़की वाला परेशान रहता था। तो यहीं पर दर्शाया गया है कि किस प्रकार से राम स्वरूप कह रहा है कि तेरी बेटी मुंह फुलाए पड़ी है, और तुम किस मर्ज की दवा हो भाई, तुम उसकी माँ ना हो। करो ठीक, मुश्किल से तो लड़के वाले मिले हैं, और तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, मुझे दोष मत देना। प्रेमा घर की मालकिन कहती है तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके हार गई, सारे प्रयास करके हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर पर चढ़ा रखा है। ये लो भाई, आ गई ना बीच में पढ़ाई लिखाई। क्या पढ़ने लिखने से व्यक्ति सिर पर चढ़ जाता है, बदमाश हो जाता है, बात नहीं मानता है, ऐसा हो जाता है क्या? नहीं, मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए और एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। सबसे पहले एक स्त्री ही स्त्री की शिक्षा की विरोधी बनी हुई है। नहीं है तो सुनो क्या करें कि ये पढ़ाई लिखाई के चक्कर हमें तो समझ में नहीं आते, जंजाल हैं ये पढ़ाई लिखाई के। अपना ज़माना अर्थात पति पत्नी कहती है हमारा ज़माना ठीक था, कखे गड़े पढ़ लिए, ए आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, बहुत है, साक्षर हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा स्त्री सुबोधनी नामक वो पत्रिका है वो पढ़ ली, उसमें अच्छी अच्छी बातें दी गई हैं स्त्रियों के लिए, कैसे घर चलाना है, कैसे घर संवारना है। ऐसी बातें तो बीएमए की पढ़ाई में भी नहीं लिखी होती, और तुमने अपनी बेटी को पढ़ा दिया। क्या अपनी बेटी को पढ़ा करके गलती कर दी राम स्वरूप ने? शायद गलती ही कर दी। राम स्वरूप कहता है ग्रामोफोन बाजा होता है ना। प्रेमा कहती है क्यों?
क्या हो गया ग्रामोफोन का? तो लेखक ने कहा भाई ग्रामोफोन बाजा होता ना, दो तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो। और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। करारा व्यंग्य कर दिया भाई राम स्वरूप ने अपनी पत्नी के ऊपर। क्या बता दिया पत्नी को? ग्रामोफोन बता दिया कि दो प्रकार के ग्रामोफोन होते हैं, एक आदमी का बनाया हुआ बटन वाला बंद कर दो, एक ईश्वर द्वारा बनाया हुआ एक बार रिकॉर्ड चढ़ाओ बजता रहता है। ग्रामोफोन पे रिकॉर्ड चढ़ते थे पहले, तवा जैसा होता था एक, आजकल की जो सीडी आती है वैसे ही पहले तवे आते थे, वो ग्रामोफोन पर चढ़ाया जाता था, वो घूमता रहता था और बजता रहता था। लेकिन इंसान का बनाया हुआ ग्रामोफोन को कभी भी बंद कर दो। लेकिन रामस्वरूप कहता है कि प्रेमा तुम तो ईश्वर का बनाया हुआ ग्रामोफोन हो, बंद ही नहीं हो रही हो, बजे जा रही हो, मतलब बोले जा रही हो। प्रेमा कहती है हटो भी, तुम्हें ठिठोली सूझती रहती है। ठिठोली मतलब मजाक सूझता रहता है, और कोई काम ही नहीं है क्या? यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, अब देरी कितनी रही है उन लोगों के आने में। उमा कौन है? उमा, उमा घर की बेटी है, एकांकी की मुख्य पात्र है। इसी के आधार पर पूरा का पूरा एकांकी का सृजन किया गया है, निर्माण किया गया है, और वो संदेश दिया गया है स्त्री शिक्षा के लिए। तो बोले तुम तो कर रहे हो हंसी मजाक, और तुम्हें कोई काम तो है नहीं। प्रेमा कहती है राम स्वरूप से, जा करके ये तो नहीं अपनी बेटी उमा को रास्ते पे लाओ, अर्थात उसको समझाओ। अब कितनी देर रही है उन लोगों के आने में, अर्थात उमा को देखने वाले आ रहे हैं, इसी के लिए जतन हो रहा है। बिल्कुल। राम स्वरूप कहता है तो हुआ क्या ये तो बताओ। तुम ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। ठीक ठाक का मतलब समझते हो? लड़कियों के लिए ठीक ठाक का मतलब होता है क्रीम पाउडर वगैरह वगैरह, पूरी डेंटिंग पेंटिंग का सामान, अर्थात सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करके लाना है। आजकल तो लड़की कितनी सुंदर हो बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है? प्रेमा कहती है कितनी भी लड़की सुंदर क्यों न हो, टीम टाम मेकअप सौंदर्य प्रसाधन के प्रयोग भला कौन पूछता है? सभी करती हैं मेकअप तो। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पाउडर वगैरह मेकअप के लिए, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है, करती नहीं है, लगाती नहीं है, चेहरे को सुधारती ही नहीं है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। मैंने तो कहा केवल कि इसका प्रयोग कर लो, थोड़ा चेहरा सुधार लो, तुम्हें देखने आने वाले हैं, और वो तो आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई, मेरी बात ही नहीं मानी। भाई मैं तो बाज आई तुम्हारी इस लड़की से, बाज आई मतलब परेशान हो गई, तुम ही संभालो, मैं परेशान हो गई तुम्हारी इस लड़की से। राम स्वरूप, न जाने कैसा दिमाग है इसका, न जाने कैसा इसका दिमाग है आजकल, वरना लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चल रहा है। कारोबार, कारोबार, व्यापार, हाँ बिल्कुल बात तो सही कह रहे हैं राम स्वरूप जी। और अपनी बेटी को कह रहे हैं कि न जाने कैसा दिमाग है भाई मेरी बेटी का, मतलब उमा का, वरना तो आजकल लड़कियों के सहारे तो सारे पाउडर बिक रहे हैं, अलग अलग प्रकार की क्रीमें बिक रही हैं, हजार प्रकार की, पुरुषों से ज़्यादा प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन महिलाओं के आते हैं, पूरा कारोबार चल रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, विज्ञापन कंपनियां चल रही हैं, और ये लड़की थोड़ा सा क्रीम पाउडर करके नहीं आ सकती, बड़ी परेशानी होती है उन्हें। प्रेमा कहती है अरे मैंने तो पहले ही कहा था, इंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ में रहती, मतलब हाथ से निकल गई, इंट्रेंस पास से ज़्यादा करवा दिया तो, 10वीं से अगर ज़्यादा पढ़ा दिया तो आज बच्चा हाथ से निकल जाता है क्या? और विशेष तौर पर लड़की हाथ से निकल जाती है क्या? लड़के नहीं निकलते क्या? लेकिन प्रेमा जो महिला होकर के ही ऐसी बात कर रही है, बड़े आश्चर्य की बात, और पहले करती थी महिला ही पुराने ज़माने में। तो प्रेमा कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि इंट्रेंस पास करा देते, लड़की अपने हाथ में रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती, पर तुम तो सुनते ही नहीं हो, शायद यही कहती। बीच में ही राम स्वरूप बात काट करके कहते हैं चुप चुप, दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। तुम अपनी जबान पर काबू क्यों नहीं रखती हो? चुप क्यों नहीं रहती हो?
कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा। ये क्या बात है भाई? उन लोगों के मतलब सगाई वाले लोगों के सामने अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई छुपाई जाएगी? बिल्कुल, बात तो यही है कि एंट्रेंस पास से ऊपर लड़की पढ़ी हुई है, लेकिन उन लोगों के सामने बात या जिक्र और ढंग से होगा। एक पिता ही कह रहा है, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो, उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी, पूरी बात ही बता दोगी उनको, फिर क्या फ़ायदा, फिर मेरा पूरा काम सेट किया हुआ खराब कर दोगी। बताया ना कल तेरे को कि उन लोगों के सामने ये बातें नहीं। अच्छा बाबा, मैं न बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो कि क्या करना है। काम तो एक ही है, कौन सा? उमा को तैयार करके लाओ। राम स्वरूप कहता है, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, यही काम है आपके लिए। न सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है अपनी बेटी, ठीक है, पान लेकर भेज देना उसे। ये होता था भाई पुराने ज़माने। आजकल तो चाय पानी लेकर के बेटियां आती हैं जब देखने आते हैं, ठीक, तो बोले पान लेकर के भेज देना उसको। और नाश्ता तो तैयार है न, रतन का आना। रतन आता है, आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। दोनों उस तख्त पर चद्दर बिछाते हैं और साथ में बाजा लेकर के आता है वो हारमोनियम। आगे एकांकी में क्या होगा, देखने आने वाले जो लोग हैं वो कैसे हैं, इसके लिए हम एक अगला पार्ट लेकर के आएंगे और बहुत अच्छे से इस एकांकी का अध्ययन करेंगे, जिससे इस एकांकी का हर भाग हमें अच्छे से समझ में आए, क्वेश्चन कहीं से भी बने हम उसका उत्तर दे सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे छोटे भागों में अच्छे से हम पढ़ेंगे इसको। धन्यवाद।